है एवरीवन। आप सुन रहे हैं कहानी बिलीनियर्स हार्ड हस्बैंड, मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 27। अब तक आरुष की बातों को सुनते हुए अक्षत काफ़ी गुस्से में पूरी तरह से तिलमिला उठा था और अपने हाथ से पकड़े उस पेपर को टेबल पर पटकते हुए वह आरुष के ऊपर लगभग चीखते हुए कहा, हु द हेल आर यू? आखिर तुम होते कौन हो ये फैसला करने वाले कि मुझे कहाँ और कैसे काम करना है? तुम यहाँ के कोई बॉस हो? कुछ ऐसा ही समझ लो। अभी फ़िलहाल तो टेम्पररी हो, लेकिन बस कुछ दिन की बात है। उसके बाद इस पूरे माहेश्वरी ग्रुप पर मेरा नाम होगा। जहाँ अक्षत को इस कदर गुस्से में देख आयत अभी उससे कुछ कहने वाली थी कि उससे पहले ही चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान लिए हुए आरुष ने कहा था। जहाँ उसकी बातों को सुन अक्षत काफ़ी ज़्यादा चौंक सा गया था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सिर्फ शादी कर लेने से तुम यहाँ के बॉस? बकवास तो तुम कर रहे हो अक्षत तिवारी, लेकिन उससे ज़्यादा इस वक्त तुम अपने दिमाग का परिचय दे रहे हो। एक लॉयर के बेटे होकर भी ऐसी बददिमाग वाली बातें, एटलीस्ट तुमसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? इस बार आरुष की बातों को सुन सिर्फ अक्षत ही नहीं, आयत के साथ साथ उनके सामने खड़े रूही भी थोड़ी हैरान थी। शायद उनमें से किसी को भी आरुष की बातें समझ में नहीं आई थी, जिसे समझते हुए आरुष के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान फैल चुकी थी। तुम लोग इतने हैरान क्यों हो? एंड माय डियर वाइफी, तुम भी? कुछ दिनों बाद जब तुम 25 की हो जाओगी, उस दिन ये सब कुछ मेरा ही होने वाला है ना? फिर उस वक्त यहाँ का बॉस भी तो मैं ही कहलाऊँगा ना? इस बार आरुष की बातों को सुन रूही के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, तो वह अब आयत भी पहले से नॉर्मल ही नज़र आ रही थी। लेकिन अक्षत काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था। माथे पर हल्के घबराहट के भाव थे, जैसे अपने सारे प्लान के बीच में वह यह बात लगभग भूल चुका था। यह सारा रायता सारिका माहेश्वरी का ही फैलाया हुआ है। अगर वह उस तरह से वसीयत ना बनाती तो शायद आज वह लोग भी बड़ी आसानी से आयत को एक आसान सा मौत देकर उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प लेते। तो वही अब आरुष की बातों से यह ध्यान आते ही कि इसी महीने में आयत पूरे 25 की हो जाएगी और उसके 25 के होते ही उसके नाम की सारी प्रॉपर्टी यानी कि पूरा माहेश्वरी ग्रुप आरुष के नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। वही अक्षत अब तक ही मन यह निष्कर्ष भी निकाल चुका था कि अब उसका दुश्मन या उनके रास्ते का कांटा आयत नहीं बल्कि आरुष है। इसलिए अब उसे उस प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए आयत को नहीं बल्कि आरुष को टारगेट करना होगा। जब मन में ये सारे ख्याल आते ही वह अपनी जगह पर वापस से बैठते हुए कहा, वाकई में इस वक्त मुझे एक जॉब की सख्त ज़रूरत है, इसलिए किसी भी तरह का जॉब चलेगा। बस तुम कहीं से भी मेरे लिए एक जॉब की बंदोबस्त कर दो। इस बार अक्षत की बातों को सुनते हुए आयत की भौहें सिकुड़ चुकी थी। वह हैरान थी, लेकिन आरुष उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। ओके, डोंट वरी। उस सिलसिले में मिस रूही तुम्हें जल्द ही कांटेक्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। अक्षत ने हल्का मुस्कुराने के साथ साथ काफ़ी प्यार से कहा था और तुरंत उस केबिन से बाहर निकल गया। लेकिन बाहर निकलते ही उसका चेहरा एक बार फिर से गुस्से में लाल हो चुका था। तभी काफ़ी जल्दबाजी में अपने पॉकेट से अपना फ़ोन निकालते हुए उस पर काफ़ी जल्दबाजी में अपनी उंगलियों को दौड़ा दिया था। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि अब हमें अपने प्लान में थोड़ा बदलाव करना चाहिए। इनफैक्ट मेरी मानो तो अब हमें अपने टारगेट को ही बदल लेना चाहिए। अक्षत ने फ़ोन पर किसी अनजान शख्स से बात करते हुए कहा, जिसकी बातों को सुन फ़ोन की दूसरी तरफ मौजूद उस शख्स ने जो भी कहा था उस पर अक्षत ने जवाब देते हुए आगे कहा, अब हमारा टारगेट आयत माहेश्वरी नहीं बल्कि वो सड़क छाप आयांश है जो अभी अभी अमीर बनने के सपने देख रहा है। हमें जल्दी उसके सपने के साथ साथ खुद उसे भी जिंदा कब्र में गाड़ देना चाहिए। इतना कहते हुए अक्षत एक बार फिर से चुप हो गया था। शायद वो फ़ोन की दूसरी तरफ मौजूद शख्स की बातों को सुनने लगा था, क्योंकि कुछ देर बीतने के बाद उसने आगे कहा, ठीक है, मैं जल्द आकर ही मिलता हूँ। और अपने कॉल को डिस्कनेक्ट करते हुए
माहेश्वरी ग्रुप से बाहर निकल गया था, लेकिन इस बात से अनजान कि एक पिलर के पीछे खड़ा रेहान अब तक उसकी सारी बातों को सुन चुका था। तो उधर केबिन के अंदर आयत चुप थी, लेकिन रूही खुशी में उछलते हुए कुछ कहने वाली थी कि उससे पहले ही आरुष ने एक सख्ती के साथ उसे भी रोक दिया था। मिस रूही, आप काम से ज़्यादा गॉसिप में इंटरेस्ट लेती हैं, लेकिन ध्यान रहे आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ से जाइए और जो काम हमने आपको दिया है उसे तुरंत पूरा कीजिए। आरुष के इस सख्ती को देख एक क्षण के लिए रूही एक बार फिर से चौंक गई थी, लेकिन अगले ही पल अपनी गर्दन को हाँ में हिलाते हुए वह तुरंत उस केबिन से बाहर भी निकल गई थी। तो वही अब उस केबिन में अकेली रह गई आयत के साथ आरुष, जो आयत को काफ़ी देर से चुप देखते हुए कहा, तुम्हें कुछ नहीं कहना? आयांश, अब तक तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, लेकिन प्लीज़ अब आगे से ये सारा मैटर मैं खुद देख लूँगी। इस वक्त आयत के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी, जिसे देख आरुष अपनी जगह से खड़े होते हुए ठीक उसके सामने ही खड़ा हो गया था। लेकिन कुछ दिन बाद ये सब मुझे ही देखना है ना, तो अभी से मुझे इन सब चीज़ों की आदत डालनी होगी। आरुष की इन बातों को सुन आयत थोड़ी सोच में पड़ चुकी थी। तभी आरुष ने अपनी बातों को जारी रखते हुए आगे कहा, क्या हुआ, कहाँ खो गई? नथिंग, मैं बस तुमसे इतना कहना चाहती हूँ कि अभी मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए मैं अपने आसपास मौजूद किसी भी शख्स पर भरोसा नहीं करती। ना जाने कौन और कब पीठ पर वार कर दे, या किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए बस मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम इस मैटर से दूर रहो, आयत ने कहा था। जिसकी बातों को सुन आरुष ने बोला, लेकिन मैं तो इस मैटर में उसी दिन इन्वॉल्व हो गया था जिस दिन तुमने मुझसे शादी की थी। इस बार आरुष के चेहरे पर एक सीरियसनेस था, तो वही आयत के चेहरे पर चिंता अभी भी साफ झलक रही थी, जैसे वह आरुष के लिए काफ़ी चिंतित हो। जैसे उसे आज ही एहसास हो चुका था कि कुछ दिनों में प्रॉपर्टी आरुष के नाम पर होते ही उसके आसपास दुश्मनों की तादाद भी बढ़ती जाएगी। इस वजह से कहीं उसके साथ भी कुछ गलत ना हो जाए, उसे समझते हुए उसने आगे कहा, आयांश, हर वक्त ये मजाक अच्छा नहीं होता। तुम्हें अभी आइडिया भी नहीं कि तुम इतनी जल्दी मेरे लिए इतनी फिक्र? बीवी, कहीं ये प्यार तो नहीं? अपनी बातों को कहते हुए आरुष एक बार फिर से हल्का मुस्कुरा दिया था, लेकिन आयत हैरान थी। आखिर तुम ये सब कैसे कर लेते हो आयांश? इस वक्त तुम्हारी चिंता में मेरे दिमाग की नसें फटी जा रही हैं, और एक तुम हो जिसे इस बात से। हे रिलैक्स। अब तक आयत को सिर्फ चिंतित ही नहीं, उसकी आंखों में हल्की नमी देख आरुष उसे अपने गले से लगा लिया था। डोंट वरी, मैं सब ठीक कर दूंगा। इतना तो भरोसा है ना मेरे ऊपर? इतना आसान नहीं आयांश जितना तुम सोच रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मेरी मम्मा और पापा का वो बस एक नॉर्मल एक्सीडेंट था? नहीं आयांश, वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि प्री प्लान्ड मर्डर था। लेकिन अफसोस, आज भी उनके कातिल आराम से घूम रहे हैं और मुझे उनके बारे में कुछ भनक तक नहीं है। आरुष से दूर होते हुए आयत ने आगे कहा था। तो वही आरुष अपनी दोनों हथेलियों को अपने पैंट के पॉकेट में डालते हुए कहा, इस वक्त वह लोग तुम्हारे सामने ही हैं, बस तुम्हें उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। क्या मतलब है तुम्हारा? इस बार आयत की नज़रों में थोड़ी हैरानी थी। तभी आरुष ने आगे कहा, मतलब ये कि अगर इतना बड़ा हादसा कोई नॉर्मल हादसा नहीं हो सकता, तो फिर इतना बड़ा हादसा कोई नॉर्मल इंसान भी नहीं कर सकता। मेरा मतलब कि कोई दूर दराज का तो बिल्कुल नहीं कर सकता। इसे करने के लिए कोई अपना ही होगा, जो हर वक्त मिस्टर एंड मिसेस के इर्द गिर्द ही रहता था, उनका सबसे ज़्यादा करीबी, जिसके पास उनके पल पल की खबर थी। उसके अलावा और दूसरा कोई ऐसे हादसे को अंजाम भी नहीं दे सकता। इस बार आरुष की बातों को सुनते ही आयत थोड़ी सोच में पड़ गई थी। तभी आरुष उसके सिर पर अपनी हथेलियों को फेरते हुए कहा, डोंट वरी, हम दोनों मिलकर उन्हें ज़रूर ढूंढ लेंगे, ओके? और वहाँ से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गया था। तभी उसे पीछे से रोकते हुए आयत ने कहा, अब तुम कहाँ जा रहे हो?
कहीं नहीं, कुछ दिनों बाद यहाँ का बॉस मैं बनने वाला हूँ, इसलिए यहाँ काम करने वालों से थोड़ी जान पहचान बढ़ाने जा रहा हूँ। होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए आरुष ने कहा। तो वही आयत उसकी बातों को सुन थोड़ी हैरान थी। तभी वो अपने सिर को झटकते हुए आगे बोली, एनीवेज, आज रात रेडी रहना, हम दोनों डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं। बट मेरी एक शर्त है, जगह मैं डिसाइड करूँगा और सब कुछ मेरी पसंद का होगा। और आज रात मैं जो कुछ भी कहूँगा उसमें तुम्हारा सिर्फ हाँ रहेगा, इनकार की कोई जगह नहीं रहेगी। इस बार अपनी बातों को कहते हुए आरुष मुस्कुरा ही रहा था, तो वही इस बार उसकी आंखों में भी एक चमक थी। लेकिन आयत उसकी बातों को सुन अपनी भौहों को सिकोड़ लिया था, जिसे देख आरुष ने तुरंत आगे कहा, तो फिर इसके लिए मैं तुम्हारा भी हाँ समझ रहा हूँ। और तुरंत उस केबिन से बाहर निकल गया था। लेकिन पीछे रह गई आयत काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। मैं इसकी मर्ज़ी को इतनी आसानी से रजामंदी कैसे दे देती हूँ, जबकि इसके अलावा मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। कौन है, कहाँ से आया है, इसकी असली पहचान क्या है, वास्तव में ये मेरा दोस्त है या फिर दोस्त की आड़ में मेरा कोई दुश्मन बनकर आया है। इन सब में मैं किसी का भी कोई जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी इसके साथ मैं खुद को सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती हूँ। आखिर क्यों? मन में इन सवालों के उधेड़-बुन के साथ आयत अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई थी। तभी उसकी नज़र सामने खुले डेस्कटॉप पर गई, जिसे देखते ही आयत की भौहें एक बार फिर से सिकुड़ चुकी थी, क्योंकि उसके अंदर आने से पहले उसकी कुर्सी पर बैठकर आरुष उसके इसी डेस्कटॉप पे कुछ काम कर रहा था या कुछ करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस वक्त डेस्कटॉप पर खुले पेज, यानी कि इस वक्त स्क्रीन पर माहेश्वरी ग्रुप और उनके खास लोगों की लिस्ट ओपन थी, जो माहेश्वरी ग्रुप में भी अपनी हिस्सेदारी रखते थे। और ये हिस्सेदारी उनकी तब से थी जब से आयत की माँ सारिका माहेश्वरी ने इस कंपनी की नींव रखी थी, यानी कि वह जिंदा थी। लेकिन अचानक से उन लिस्ट को देखते ही आयत की नज़रें थोड़ी बड़ी हो चुकी थी, जैसे उसे उस लिस्ट में कुछ ऐसा देखने को मिला था जिस पर आज तक उसका ध्यान कभी नहीं गया था। या कह सकते हैं कि आरुष ने उसके लिए क्लू छोड़ा था, जहाँ से आयत को अपने मकसद तक पहुँचने में एक हिंट मिल सके। तो उधर दूसरी तरफ केबिन से बाहर निकलते ही आरुष ने एक नज़र खुद के चारों तरफ देखा और सीधा रेहान के डेस्क से करीब जाकर खड़ा हो गया था। क्या हुआ, कोई सुराग मिला? अचानक से खुद के सामने आरुष को देख रेहान थोड़ा घबरा सा गया था और काफ़ी जल्दबाजी में उसने भी अपनी नज़रों को खुद के चारों तरफ दौड़ा दिया था। यस सर, आपका शक बिल्कुल सही था। वो अक्षत इस कंपनी को किसी मकसद से ही ज्वाइन करना चाहता है और वो फ़ोन पर किसी अनजान शख्स से बात करते हुए ये भी कह रहा था कि अब उसे अपना टारगेट बदलना होगा, मतलब कि अब उसके निशाने पर मिस आयत नहीं बल्कि आप हो। रेहान का इतना कहना था कि आरुष के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, तो वह चेहरे पर एक तसल्ली वाला भी भाव था, जैसे उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके एक चाल से आयत के ऊपर आने वाली मुसीबत टल चुकी हो। तभी कुछ सोचते हुए रेहान ने कहा, सर, मैं समझता हूँ कि आपने ये सब मिस आयत की सलामती के लिए किया है, लेकिन सर, वो लोग काफ़ी ख़तरनाक लोग हैं। कहीं उनकी वजह से आपको कोई उस अनजान शख्स का उसने कोई नाम भी लिया था, जिससे ये मालूम हो सके कि उसकी ये सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग किसके साथ चल रही है। जहाँ भी रेहान अपनी बातों को पूरा कर पाता, उससे पहले ही आरुष ने उसकी बातों को बीच में काटते हुए उसके सामने दूसरा सवाल रख दिया था, जिस पर रेहान कुछ क्षण तक सोचते हुए अपनी गर्दन को ना में हिला दिया था, जैसे वो बताना चाह रहा हो कि अक्षत ने फ़ोन पर बात करते हुए उस शख्स का कोई भी नाम नहीं लिया था। जिसे समझते हुए आरुष थोड़ा सीरियस नज़र आने लगा था। तभी रेहान ने कुछ सोचते हुए आगे कहा, सर, मुझे लगता है कि वह उन्हीं चारों में से किसी एक से बात कर रहा होगा। उनके साथ ही तो हर वक्त इसकी प्लानिंग चलती रहती है। जब वो अपने बाप का साथ छोड़कर उन चारों का साथ दे सकता है, फिर वो किसी नहीं, इस बार उन चारों से नहीं बल्कि किसी और से बात कर रहा था। व्हाट? लेकिन किससे? इस बार रेहान थोड़ा चौंक सा गया था, लेकिन आरुष
इस बार थोड़ा मुस्कुरा दिया था। उसके खुद बाहर आने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि असली खेल का मज़ा उसके बाहर आने पर ही आएगा। लेकिन रेहान अभी भी काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रहा था। शाम का वक्त। अपने निर्धारित किए गए समय से पहले ही आरुष एक काफ़ी लेविश होटल के अंदर पहुंच चुका था, जिसकी खूबसूरती, यहाँ तक कि स्पेशली आयत के लिए तैयार किया गया वह टेबल, जो खूबसूरती के साथ साथ आरुष की मेहनत और उसके प्यार को साफ साफ बयान कर रहा था। उस गोल टेबल के आमने सामने रखी दो कुर्सियों में एक पर बैठा आरुष अपने हाथ में पकड़े एक स्क्वायर शेप की बॉक्स खोलते हुए हल्का मुस्कुराया ही था कि उसके भीतर रखा वो एक डायमंड का पेंडेंट भी चमक उठा था। तभी एक नज़र पूरे माहौल को भी देखते हुए आरुष अचानक से जैसे किसी सोच में डूब चुका था। बात उस वक्त की है जब वो अपने बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। हर साल अपने क्लास में टॉप आने वाला आरुष मलिक इस बार भी उसी होड़ में लगे रहने की वजह से लाइब्रेरी के एक कोने में काफ़ी शांत बैठा, नज़रें नीचे किताबों में गड़ाया हुआ था कि तभी उसे कुछ हलचल सुनाई दी। लेकिन अपने सिर को झटकने के साथ ही उसने अपनी नज़रों को अभी भी नीचे ही झुकाए रखा था, लेकिन झुंझलाहट में उसके होंठ हल्का बड़बड़ा उठे थे। आह, ये स्कूल वाले भी कभी नहीं सुधर सकते। एक तरफ सीनियर्स स्टूडेंट को उनकी स्टडी के लिए सीरियस होने को बोलते हैं, तो दूसरी तरफ जूनियर्स के साथ फंक्शन पर फंक्शन। वाह मिस आयत माहेश्वरी, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अभी आरुष अपनी बातों को पूरा कर पाता उससे पहले ही कानों में गूंजती इस आवाज़ ने उसका ध्यान अनायास ही अपनी तरफ खींच लिया था, जहाँ सामने ही आयत को एक प्रिंसेस गाउन में देख उसकी नज़रें जैसे उसके ऊपर ही जम सी गई थी। दिल के एक कोने में उसे एक हलचल सी, जैसे एक बेचैनी सी महसूस होने लगी थी। तभी सामने खड़ी आयत, जो स्कूल में होने वाले फंक्शन के किसी भाग का हिस्सा थी और शायद उसके लिए ही इस वक्त वह तैयार हुई थी, खुद के सामने आरुष को बैठा देख, साथ ही उसकी नज़रों को एकटक खुद के ऊपर ही देख, उसने काफ़ी बेरुखी के साथ अपनी नज़रों को फेर लिया था, जिसके इस हरकत को देख आरुष की भौहें सिकुड़ चुकी थी। शायद आयत की इस तरह से हरकत उसे पसंद नहीं आई थी। तो वही आयत जो अब तक आरुष के साथ उसके अच्छे संबंध ना होने की वजह से उसे मन ही मन कोसने के साथ लाइब्रेरी से बाहर निकल गई थी, लेकिन आरुष इस पर हल्का मुस्कुरा दिया था। मुझे नहीं मालूम था कि मिस आयत इतनी खूबसूरत भी हैं। और एक बार फिर से अपने सिर को झटकते हुए अपनी नज़रों को नीचे किताब में झुकाया ही था कि तभी दूसरी तरफ से अविनाश ने आते हुए उसकी किताब को वापस से बंद कर दिया था। मेरे पढ़ाकू भाई, कम से कम अपने स्कूली जीवन के इस आखिरी साल को तो यूँ बर्बाद मत कर। कहीं ऐसा ना हो कि इस दुनिया को दूसरा आइंस्टीन के रूप में तू ही मिल जाए, तो इस बार तुझे कोई मेडल नहीं, न्यू जनरेशन की सिर्फ गालियाँ ही मिलेंगी, जैसे इस वक्त वो बुढ़ा हर वक्त हमारी गालियाँ सुनता रहता है, अविनाश ने कहा। लेकिन जवाब में आरुष की घूरती नज़रों को खुद के ऊपर देख उसने अपने सिर को भी झटक दिया था। आह, मैं भी कहाँ सिर फोड़ने आ गया। ब्रो, मेरे इस आइंस्टीन भाई को उनकी किताबों के साथ रहने दो, हम लोग अकेले ही चलकर फंक्शन का आनंद उठाते हैं। सामने खड़े अपने कुछ दोस्तों से इतना कहते हुए अविनाश वहाँ से आगे बढ़ा ही था कि तभी आरुष ने उसे पीछे से रोकते हुए कहा, तुम लोग किस फंक्शन में जाने की बात कर रहे हो? ब्रो, आज हमारे स्कूल में एक फंक्शन है और उसे एंजॉय करने के लिए प्रिंसिपल मैम ने भी हम सीनियर्स को परमिशन दे दी है, तो हम लोग भी वही जा रहे हैं। इस बार अविनाश का इतना कहना था कि आरुष एक क्षण के लिए कुछ सोचते हुए अपनी जगह से खड़ा भी हो गया था। ओके, मैं भी साथ चलता हूँ। लेकिन आरुष की इन बातों को सुन अविनाश और उसके दोस्त थोड़े चौंक से गए थे। व्हाट? अब देर नहीं हो रहा? अपने कंधों को उचकाते हुए आरुष ने कहा और खुद ही उनसे आगे बढ़ते हुए लाइब्रेरी से बाहर निकल गया था। वर्तमान समय में सर, एक्सक्यूज़ मी सर, जहाँ अभी आरुष अपने अतीत के उन यादों में खोया हुआ ही था कि अचानक से किसी ने उसके कंधे को हल्का थपथपा दिया था। नज़रें उठाकर देखा तो खुद के पास ही खड़ी आयत को देख वह थोड़ा चौंक सा गया था।
शायद वो आयत ही थी जो उसके कंधे को हल्का थपथपाते हुए उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। कहाँ खोए हुए थे? कहीं कहीं नहीं। तुम कब आई? एनीवेज आओ बैठो। हाथ में पकड़े उस बॉक्स को भी काफ़ी हड़बड़ाहट में बंद करते हुए आरुष सामने रखी दूसरी कुर्सी को आयत के लिए खींच दिया था, जिसे देख आयत भी मुस्कुराहट व हल्की हंसी के साथ उस कुर्सी पर बैठ गई थी। बाय द वे, जगह काफ़ी अच्छी चूज की है तुमने। तुम्हें पसंद आया? वापस से अपनी कुर्सी पर बैठते हुए आरुष ने कहा था, जिस पर आयत ने एक बार फिर से हल्का मुस्कुरा दिया था। बहुत ज़्यादा। आई थिंक ये अच्छा हुआ कि प्लान बेशक मैंने बनाया था, लेकिन जगह तुमने डिसाइड किया, क्योंकि कभी भी मैं इससे बेटर जगह मिस्टर मलिक, आई थिंक ये मलिक एंड सन्स ग्रुप के मालिक मिस्टर आदित्य मलिक है ना, इस वक्त ये यहाँ क्या कर रहे हैं? जहाँ आयत अभी अपनी बातों को पूरा कर पाती, उससे पहले ही उस होटल के अंदर आते हुए आदित्य मलिक को देख उसने थोड़े असमंजस वाली स्थिति में कहा था, जैसे वो उन्हें पहचानने की कोशिश कर रही हो। लेकिन उसके मुंह से आदित्य मलिक का नाम सुनते ही आरुष के चेहरे का रंग पूरी तरह से बदल चुका था। यहाँ तक कि उसने जैसे अपनी नज़रों को हल्का पीछे घुमाने की भी कोशिश की थी। शायद वो आयत की बातों पर तसल्ली कर लेना चाहता था, लेकिन तभी आयत की दूसरी बातों को सुन उसकी धड़कनें तो जैसे बंद ही पड़ चुकी थी। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना है। अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। लेकिन हाँ, अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।